हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। सिटी इंटीमेशन वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा। ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए मैं 30+ क्वेश्चनों का डेली क्विज लेके आता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के अलावा आपको जो लूसेंट बुक है उसका जो लास्ट का जो विविध का पोर्शन है उसको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो अभी तक मैंने जो स्टैटिक जीके के जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं उसके लगभग मैंने आपको 4 वीडियो, ये चौथा वीडियो है स्टैटिक जीके का। तो आपके लगभग 30, अगर 30 प्रश्न हर वीडियो में है तो ये 120 प्रश्न हो गए आपके। इसके टोटल 6 वीडियो आएंगे तो आपके हो जाएंगे 180 प्रश्न। तो ये 180 प्रश्न आपको पढ़ना है, इसकी एनालिसिस मैं कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा आपको लूसेंट का विविध पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लूसेंट का विविध। और इन्हीं में से आपको स्टैटिक जीके के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में 3 सेक्शंस आने हैं। एक आपका जीएस आना है, मैथ आना है और रीजनिंग आना है, ठीक है। यही 3 सेक्शन आने हैं। जीएस आपका 40 नंबर का आएगा, मैथ 30 नंबर का और रीजनिंग 30 नंबर की। तो ये आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, ये 100 नंबर के। तो जी ये मैथ और रीजनिंग जो है इसमें मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन करना है। अगर 55 नंबर इसमें आप गेन कर लेते हैं और बाकी जीएस में अगर आप 20 नंबर भी गेन कर लेते हैं तब आपके ये 75 नंबर हो जाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 75 बढ़ के और भी नंबर आपके हो जाएंगे। तो यही है आरआरबी एनटीपीसी प्री निकालने का तरीका कि आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और लूसेंट आपको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। लूसेंट रीड करके जाना है। जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी मिले आप उसको पढ़िए और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन के ट्रेंड को समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। तो इससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस हिसाब से हमको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये है आपको पूरा तैयारी करने का तरीका। तो इसके लिए जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, आज ये चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो एनटीपीसी के 44 प्रश्न पत्र हुए हैं, तो पिछले वीडियो में हमने इसके स्टैटिक जीके में क्या क्या देखा था, वाद्य यंत्र, पुस्तकें, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने लोक नृत्य वगैरह देखा था। ये जो त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, ये सब भी हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में स्टैटिक जीके में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिन और दिवस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन परत या ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। रेलवे के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो शब्द संक्षेप है, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म जैसे आपसे पूछ लेगा कि RAW रॉ की फुल फॉर्म क्या है ना। या आपसे पूछ लेगा कि CRIS इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है, ठीक। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है आपका। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक। 4 ऑप्शन है, 28 जून, 22 अप्रैल, 5 जून और 4 अप्रैल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पता है। लेकिन कैसे हम एग्जाम में याद रखेंगे कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। मान लीजिए पृथ्वी है, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। तो एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी मैंने, एक वर्टिकल लाइन खींच दी। तो अब ये बताइए कि ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें टोटल कितने जो सर्किल के ब्लॉक हैं, ये कितने हैं? 2। और ऐसे ही नीचे टोटल सर्किल के ब्लॉक कितने हैं? 2। तो ये 2 और 2 2 देखिए मिल गया। तो ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? 22, ठीक है।
और टोटल कितने ब्लॉक हो गए हैं, टोटल कितने खाने बन गए हैं, तो 1 2 3 और 4। तो ये 4 खाने बन गए हैं। तो चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल का। तो ये अप्रैल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप पृथ्वी दिवस याद रख लेंगे। आप लाइन खींच लीजिए, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 और टोटल कितने हैं खाने इसमें, 4। तो चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हो गया आपका पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये तो हो गया पृथ्वी दिवस। अब इम्पॉर्टेंट है इसमें पृथ्वी दिवस की थीम। तो इस बार जो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2020 इसकी थीम क्या है वो आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसकी जो थीम थी क्लाइमेट एक्शन। क्या है थीम, क्लाइमेट एक्शन। ये पृथ्वी दिवस 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन। ठीक, अगर आपसे 2019 की थीम पूछी जाए तो 2019 में जो पृथ्वी दिवस हुआ था उसकी थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। ठीक, क्लाइमेट एक्शन का मतलब जलवायु परिवर्तन, और प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज यानी कि जो भी हमारी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण। तो ये 2019 की थीम थी, और क्लाइमेट एक्शन ये 2020 की थीम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी जो स्टैटिक जीके के दिन दिवस वाले क्वेश्चन हैं उसको करंट अफेयर से रिलेट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसमें एक और दिन है, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे कि लिखने की जगह हो जाए। यहाँ पर देखिए 5 जून आ रहा है। तो 5 जून को आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण हमारा जो है पांच पांच पंच महाभूतों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, शक्तिमान सबने देखा होगा। तो 5 महाभूतों से मिलकर पर्यावरण बनता है, उसी से शक्तिमान बनता है। तो अगर कोई पर्यावरण को गंदा करेगा तो उसको 5 जूते पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे, 5 जूते पड़ेंगे। तो 5 जूते पड़ेंगे अगर पर्यावरण गंदा किया तो 5 से तो ये 5 बन जाएगा, और जूते से क्या बना देंगे आप, जून। ठीक, तो 5 जूते पड़ेंगे पर्यावरण को अगर गंदा किया। तो याद हो गया हमको पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब पर्यावरण दिवस की थीम इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। तो पर्यावरण दिवस जो इस समय 2020 का इस बार मनाया गया, इसकी थीम आपको इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी। क्या है, बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में कहेंगे जैव विविधता। क्या कहेंगे, जैव विविधता। ये पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी। इतना आपको पता चल गया। 5 जून 1974 को, ये आप याद रख सकते हैं कि 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम मैंने आपको बता दी क्लाइमेट एक्शन। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम मैंने आपको बता दी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज पे डेज पूछे जाते हैं, जो भी पर्यावरण से संबंधित दिवस होते हैं, जैसे कि जल दिवस है, ओजोन परत दिवस है, या पर्यावरण दिवस है। इस टाइप के दिवस आपसे पूछे जाते हैं। तो इनकी थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है। मैं आपको इसकी थीम बताता हुआ चल रहा हूँ। तो ये हो गया पृथ्वी दिवस के बारे में, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आपको याद रहेगा 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से हमें भिन्न को ज्ञात करना है। तो पहला दिया हुआ है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अगला दिया हुआ है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगला दिया हुआ है 22 मार्च विश्व जल दिवस। और नेक्स्ट दिया हुआ है 22 मई विश्व चिड़िया दिवस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी मैंने बताया नहीं, लेकिन ये भी सत्य है। लेकिन 22 मई को विश्व चिड़िया दिवस नहीं मनाया जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भिन्न छांटना था, यानी कि जो बिल्कुल अलग हो उसको बताना था। तो ध्यान देंगे कि जो विश्व चिड़िया दिवस है ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो इस बार जो 20 मार्च को जो चिड़िया दिवस मनाया गया, यह आपका 20 मार्च को गौरैया दिवस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, गौरैया दिवस।
गौरैया आपके बारे में आप जानते होंगे, छोटी सी चिड़िया होती होती है जो अपने आंगन में आती थी, अब तो विलुप्त होने की कगार पे है। तो उसी के संरक्षण के लिए विश्व चिड़िया दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की जो विश्व चिड़िया दिवस की या गौरैया दिवस की थीम थी, आई लव स्पैरो। क्या था? आई लव स्पैरो, यानी कि मैं गौरैया से प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये इस बार की थीम थी, आई लव स्पैरो। ओके, तो ये हो गया चिड़िया दिवस के बारे में। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, 22 मई को नहीं मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के बारे में आपको बता दूं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको 100% याद होना चाहिए। कैसे आप इसको याद रखेंगे? तो देखिए, दो दो आ रहा है, तो दो दो बूंद आपको बचानी है पानी की, नहीं तो क्या हो जाएगी? मार हो जाएगी। तो मार्च से क्या बना लेंगे? मार। तो दो दो बूंद जिंदगी की बचानी है, नहीं तो मार हो जाएगी। मार का मतलब विश्व युद्ध हो जाएगा। आपको पता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी की वजह से ही होगा। इतनी पानी की कमी चल रही है, तो दो दो बूंद हमको बचानी है पानी की। तो इस तरीके से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो विश्व जल दिवस हुआ था 2020 का 22 मार्च को, इसकी थीम आपकी इम्पॉर्टेंट है विश्व जल दिवस की। तो इस बार की जो जल दिवस हुआ है उसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या थी? हिंदी में लिख देता हूँ, जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन। तो ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे, जल और जलवायु परिवर्तन। ये इस बार की थीम थी विश्व जल दिवस की। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी मैंने पर्यावरण दिवस के बारे में बता ही दिया है, पृथ्वी दिवस के बारे में बता ही दिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 100% इनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो रिक्त स्थान दिया है, आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इसमें पहला जो विकल्प है 10 सितंबर, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 10 जुलाई और चौथा है 10 अक्टूबर। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे, 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। तो अब आ गया विश्व सिंह दिवस, तो ये आ गया 10 अगस्त। तो यहीं पे हम हाथी को भी निपटा लेते हैं, क्योंकि ये शेर, हाथी और चीता, इनके तीनों के दिवस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर सिंह दिवस पूछा जाए तब आप क्या लगाएंगे? 10 अगस्त। ठीक। अगर हाथी दिवस पूछा जाए, विश्व हाथी दिवस चल रहा है ये ना, सब कुछ ये विश्व में है। ठीक, विश्व सिंह दिवस, विश्व हाथी दिवस। तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ओके, यहीं पे हम चीता को भी निपटा लेते हैं। चीता दिवस 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे, और हाथी दिवस का मतलब वर्ल्ड एलिफेंट डे, और चीता का मतलब वर्ल्ड टाइगर डे। तो वर्ल्ड टाइगर डे कब है? 29 जुलाई को। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ ये सारे दिन इम्पोर्टेंट नहीं है उतने। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो विकल्प हैं 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर और 5 जून। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को जो हमारा भारत का है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, इसको हम शॉर्ट में हिंदी दिवस ही कह देते हैं। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ध्यान देंगे कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ये वो दिन था जब हिंदी को देवनागरी भाषा में एक आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। एक आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था अंग्रेजी भाषा के साथ में। ठीक, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की जो बैठक चल रही थी, उसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस और सभी सदस्यों द्वारा इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। किस भाषा के साथ में दिया गया? तो अंग्रेजी भाषा के साथ इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये तो बात हो गई हिंदी दिवस की। तो ये हो गया हिंदी दिवस जो कि राष्ट्रीय स्तर पर था। अब आ जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी को मनाया जाता है। जो आपका राष्ट्रीय तौर पर हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इस बार जो विश्व हिंदी दिवस हुआ है, इस बार तो मालूम नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा है, और वैसे भी ये 3 साल के अंतराल पे होता है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं इसी पे लिखूँगा। तो हम बात कर रहे थे जो हिंदी दिवस था 14 सितंबर का, तो जो 10 जनवरी था विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था। इस बार इसकी जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस की इस बार की जो थीम थी ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या है? न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी। ठीक, तो ये इस बार की विश्व हिंदी दिवस की थीम थी, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जो सम्मेलन है ये इम्पोर्टेंट होता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब होता है और कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। तो ध्यान देंगे, तो विश्व हिंदी जो सम्मेलन है, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका 3 वर्षों के अंतराल पे होता है। कब होता है? 3 वर्षों के अंतराल पे होता है, 3 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो इस बार जो 2021 में जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन होगा ये मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के देवास में। यहाँ पर मैंने 2021 में मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित किया जाएगा। पिछला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था ये 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। तो हमने क्या क्या बताया? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है जो भारत का है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व हिंदी दिवस था उसकी थीम क्या थी? न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी। इसके बाद मैंने बताया कि विश्व हिंदी दिवस जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है ये 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। 2021 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा ये मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित किया जाएगा। और जो 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था। तो ये हो गया हिंदी दिवस के बारे में। और इसके अलावा जो 2 अक्टूबर आपको दिखाई दे रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। गांधी जयंती भी है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हुआ इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम है आपको पता अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, गांधी @150, गांधी @150, शांति और विकास के लिए अहिंसक रास्ता। तो इतना नहीं, अगर नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो गांधी @150 आपको याद रखना है क्योंकि गांधी जी की 150वीं जयंती हो रही है। तो शांति और विकास के लिए अहिंसक रास्ता, तो लिख देता हूँ मैं, शांति और विकास के लिए अहिंसक रास्ता, शांति और विकास के लिए अहिंसक रास्ता। ये इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हुआ है उसकी थीम थी। ओके, तो ये हो गया इतना। बाकी 5 जून पर्यावरण दिवस के बारे में बता ही दिया है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस होता है, ये शिक्षक दिवस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, 16 सितंबर, 4 जुलाई, 23 जनवरी और 1 मई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसको शॉर्ट में हम ओजोन दिवस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओजोन दिवस। अगर आपसे कोई पूछे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर ही आपको बताना है। ध्यान देंगे कि जो ओजोन दिवस है, आपको पता होगा कि जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसका लगातार क्षरण हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसका क्षरण होता है। तो इसी ओजोन परत क्षरण को देखने के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस सम्मेलन को कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका एनवायरनमेंट की जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में आयोजित किया गया था। किसमें का आयोजित किया गया था? 1987 में। तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? ये आपका कनाडा में है। ठीक। तो 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जब बना तो इसमें ये निर्धारित किया गया कि ओजोन की जो लेयर है इसकी जो क्षरण है इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए। तो इस संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। तो ऐसे ही इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये भी आपका एनवायरनमेंट में पूछा जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना है 1997 में हुआ, आयोजित किया गया था। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है, और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है जो कि आपका ग्रीन हाउस गैसों पर रोक लगाने से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से। तो इतनी बातें आपको पता चल गई, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, 1 मई को आपको पता है क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, SC बोस लिख देता हूँ, इनकी जयंती होती है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपका 23 जनवरी तो लिखा ही है, 23 जनवरी, और 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। तो ये कटक भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कटक उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अमेरिका फ्रीडम, इस तरीके से आपको याद रहेगा। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली है 4 जुलाई को। और 16 सितंबर मैंने आपको बता दिया, ओजोन परत संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस चाहे 2015 का हो चाहे कभी का हो, मतलब है राष्ट्रीय एकता दिवस से। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को यहाँ पर लिख देता हूँ वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की क्या होती है? जन्म तिथि होती है, या इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। तो वल्लभ भाई पटेल की जयंती है ये 31 अक्टूबर, वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हीं की जन्म तिथि को ही क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। नाडियाड जिले में हुआ था। नाडियाड जिला, नाडियाड शहर में हुआ था। ये आपका गुजरात में है। नाडियाड कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता हो गई। वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये भी आपको पता होना चाहिए। अहमदाबाद में ही है, गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया? इसमें जो विकल्प हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व डेंगू दिवस, विश्व कैंसर दिवस और विश्व पोलियो दिवस। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5 नवंबर, ये जो दिन होता है ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो विश्व डेंगू दिवस है ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो पोलियो का तो उन्मूलन लगभग हो ही चुका है भारत में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 24 अक्टूबर।
डेंगू इम्पॉर्टेंट है 16 मई, और कैंसर तो पूछा ही जाता है 4 फरवरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें विकल्प देख लीजिए, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी और 8 मार्च। ठीक है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार जो विश्व एड्स दिवस हुआ, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, एंडिंग द HIV एपिडेमिक। क्या है थीम? एंडिंग द HIV ऑब्लिक एड्स एपिडेमिक। अभी इसका हिंदी में मैं मतलब बता देता हूँ। एपिडेमिक, एपिडेमिक्स, इसका हिंदी में मतलब होता है, एंडिंग का मतलब है समाप्त करना, और HIV एड्स तो एड्स है ही, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। यानी कि HIV एड्स महामारी को समाप्त करना, ये हिंदी में इसकी थीम हो जाएगी विश्व एड्स दिवस की। ठीक है, इसके अलावा जो 8 मार्च है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, इस बार जो महिला दिवस थी, महिला दिवस हुआ था, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थीम लिख लीजिए, आई एम जेनरेशन इक्वेलिटी। आई एम जेनरेशन इक्वेलिटी, ये इस बार महिला दिवस की थीम थी, आई एम जेनरेशन इक्वेलिटी। तो दोनों आपको पता चल गया। 14 फरवरी को तो खैर बजरंग दल वाले जाने क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है। 1 जनवरी को तो हैप्पी न्यू ईयर होता ही है, आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, सब लोग अपना कार्ड देना। तो 1 दिसंबर को आपको पता चल गया, एंडिंग द HIV एड्स इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसमें विकल्प देखिए, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 31 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो लिख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी। जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर को, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसमें समाधि स्थल आपसे पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मृत्यु हुई है, तब उनकी समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि समाधि स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सदैव अटल। क्या नाम है? सदैव अटल। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि इंदिरा गांधी जी के जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो भी महान विभूतियाँ हैं, उनके समाधि स्थलों को अन्य अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है उसको सदैव अटल नाम दिया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा जो 24 दिसंबर बचा है, ये 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस होता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, उपभोक्ता दिवस होता है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसमें विकल्प देखिए, सिकंदराबाद, वाराणसी, इरगूर और चितरंजन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डीजल रेल इंजन का कारखाना है वो कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, तो इसको कैसे आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे डीजल लिखा, डीजल लिखा, तो देखिए डीजल में क्या आ रहा है? जल, जल आ रहा है। और जल आप कहाँ चढ़ाने जाएंगे? भोलेनाथ पे। तो वाराणसी में भगवान शिव के बड़े बड़े मंदिर है ना, तो भगवान शिव से आपको वाराणसी याद रखना है। तो जल चढ़ाने जाना है कहाँ? वाराणसी में। ठीक, तो ये हो गया डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? वाराणसी में। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है,
अब यहाँ से आपके रेलवे के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक रेल इंजन का कारखाना कहाँ है। तो इलेक्ट्रिक रेल इंजन का कारखाना ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक रेल इंजन का कारखाना आपका चित्तरंजन में है। कहाँ है? चित्तरंजन में है। चित्तरंजन आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। चित्तरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक रेल इंजन का कारखाना कहाँ है, तो चित्तरंजन में है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये चित्त आ रहा है, चित्त का मतलब जो आपका चित्त है यानी कि जो आपकी स्किन है उसका रंज यानी कि उसका रंग बिगड़ जाएगा। कैसे? जब आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, यानी कि जैसे करंट लगा आपका चित्त बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से चित्तरंजन आपको याद रखना है। तो डीजल याद रखना है वाराणसी, इलेक्ट्रिक रेल इंजन का कारखाना कहाँ याद रखना है? चित्तरंजन। दोनों हो गए। इसके बाद जो सिकंदराबाद है आपका, ये जो है दक्षिण मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय है। क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं मुख्यालय नहीं बता रहा हूँ। जो टोटल 18 जोन है रेलवे के, उन्हीं 18 जोन में से एक जो दक्षिण मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? विकल्प देखिए, नई दिल्ली, दार्जिलिंग, कोलकाता और शिमला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो ये भारत की राजधानी में ही है, नई दिल्ली में ही है। जो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे बीवी गिरी, उन्हीं ने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का शिलान्यास किया था उस समय, ठीक है, 1971 में। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो विकल्प हैं इनसे कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? बीवी गिरी ने, वो नई दिल्ली में है। बीवी गिरी ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा रिक्त स्थान में उपलब्ध नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद और बेंगलोर। तो ध्यान देंगे, भारतीय रेलवे की जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा है ये तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि टोटल 11 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें चेन्नई शामिल है, सिकंदराबाद शामिल है, बेंगलोर शामिल है, ऐसे ही मुंबई भी उसमें शामिल है, और आपका जो जयपुर है ये भी शामिल है, जितने भी, और कोलकाता है ये भी शामिल है। जो भी महानगर है कुल मिला के 11 ऐसे शहर शामिल हैं जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा उपलब्ध है। ओके, तो इसका बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेल वायर क्या है? तो ये ऐसे लिखा जाता है, रेल वायर, ठीक है। तो ये रेल वायर क्या है? विकल्प देखिए, रेलवे विद्युतीकरण, दूसरा विकल्प है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा, तीसरा रेलवे स्टेशनों की घेराबंदी, या चौथा एक केबल का ब्रांड नेम। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा, ठीक है। तो रेल वायर क्या है? एक रेलवे की ब्रॉडबैंड सेवा है। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा, इसको कौन लागू करता है? तो ये कौन करता है? रेल टेल। रेल टेल जो है इसको लागू करता है। अब आप कहेंगे रेल टेल क्या है? तो रेल टेल एक पीएसयू है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसको हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये रेल टेल द्वारा रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा जो है क्रियान्वित की जाती है। ओके, तो ये हो गया। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के ही हैं। 2016-17 में जो आपका रेलवे का 44 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उसी में से जो स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारतीय रेल नेटवर्क कितने स्टेशनों को जोड़ता है? 7,349, 10,000, 14,000, 12,000। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 7,349। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। 7,349 लगभग इतने स्टेशनों को भारतीय नेटवर्क जोड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलटेल कारपोरेशन
एक है। तो क्या है रेलटेल कारपोरेशन? तो इससे पहले जो आपको मैंने प्रश्न बताया था, जिसमें मैंने रेल वायर बताया था, तो उसी में से आपको बताया था कि रेल टेल के बारे में बताया था। रेल टेल बताया था, रेल टेल। तो ये रेल टेल क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसको क्या कहते हैं? पीएसयू। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो इसी को डिवाइड किया गया है। आपको पता होगा पीएसयू 3 टाइप के होते हैं। एक होती है महारत्न, एक को कहते हैं नवरत्न, और सबसे लास्ट में क्या होता है? मिनी रत्न। क्या होता है? मिनी रत्न। ध्यान देंगे, टोटल महारत्न कितने हैं इस समय? 10। नवरत्न इस समय कितने हैं? 14। और मिनी रत्नों की संख्या 72 के आसपास हो चुकी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। मिनी रत्न 2 प्रकार का होता है। इसको कैटेगरी 1 और 2 में डिवाइड किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। तो इसके विकल्प देखिए, गोल्डन चैरियट, महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, फेरी क्वीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फेरी क्वीन। ध्यान देंगे, ये जो फेरी क्वीन इंजन है, ये विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेरी क्वीन क्या है? सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है, और ये अभी तक काम कर रहा है, और इसका जो रिकॉर्ड है ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये शामिल है। तो इतना आपको पता होना चाहिए फेरी क्वीन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ठीक है, तो सबसे लंबी जो रेल सुरंग है, इसके विकल्प देखिए, नाटूवाड़ी सुरंग, अगला विकल्प है पीर पंजाल सुरंग, कारबुड़े सुरंग, और बर्डेवाड़ी सुरंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग क्या है? पीर पंजाल सुरंग। इसी सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनिहाल सुरंग। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई। तो इसकी लेंथ भी लिख लीजिए कि ये सुरंग की लंबाई कितनी है। तो 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो बनिहाल है जम्मू कश्मीर का एक शहर है, और जम्मू कश्मीर में ही एक जगह है बनिहाल। और ये जो पीर पंजाल है, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये हिमालय की श्रेणी को कहते हैं। हिमालय की एक श्रेणी है, उसी का नाम है पीर पंजाल। तो ये बनिहाल से लेकर के हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, वहाँ तक ये जाती है। तो 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इतना आपको पता होना चाहिए पीर पंजाल सुरंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसके विकल्प देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ध्यान देंगे, जो पहली यात्री रेलगाड़ी थी ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। तो इसकी जो डेट है ये आपको पता होनी चाहिए। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई टू ठाणे, ये ठाणे भी एक जगह है, स्टेशन है महाराष्ट्र का ही, मुंबई का ही। तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ट्रेन चली थी। ये पहली यात्री रेलगाड़ी थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और टाइम था उस समय डलहौजी का। किसका समय था? डलहौजी का। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? तो इसमें विकल्प देखिए, टीसीएस, क्रिस, गूगल, सीएमएस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रिस। क्या हो जाएगा? क्रिस। क्रिस क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है ये? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर
रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। क्या कहते हैं? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, ये हो गई इसकी हिंदी। जो भी आप आरक्षण करते हैं, अपनी टिकट बुक करते हैं, आपको पता चलता है कि वेटिंग में है कि आरएसी में है, ये सारा काम कौन करता है? जो भी आरक्षण वाला काम होता है ये क्रिस करता है। क्रिस मतलब ये जादू वाला नहीं है, क्रिस ऋतिक रोशन वाला। ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सूचना प्रणाली केंद्र रेलवे का। ठीक, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1986 में। कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेट नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, 1986 याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्रिस के बारे में आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ये क्वेश्चन आपका लूसेंट में भी मिल जाएगा। लूसेंट के ही सारे क्वेश्चन हैं, कहीं से बाहर से नहीं आता है, बस ढंग से आपने पढ़ा हो उतने में ही हो जाता है। तो सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेन है आपकी कौन सी है? आपको याद होना चाहिए, विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। ये टोटल आपकी 4286 किलोमीटर की यात्रा करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अब कोई ये ना पूछना कि डिब्रूगढ़ कहाँ है। डिब्रूगढ़ असम में है। कहाँ है? असम में। अब कन्याकुमारी तो पता ही है, सबसे लास्ट छोर है अपना इंडिया का। ठीक, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये चलती है, 4286 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। याद हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन का मुख्यालय, इसका नाम बताइए जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया। तो हमें ये बताना है कि जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है उसका मुख्यालय का क्या नाम है, जो कि जिसमें मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ठीक, और ऐसा करने वाला वो पहला रेलवे जोन है। तो इसके विकल्प देखिए, मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे, इसी का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। अब जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये तो पता ही है। इसके बाद जो मध्य रेलवे है इसका भी मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो हाजीपुर में है। हाजीपुर कहाँ है आपका? बिहार में है। इसके बाद जो दक्षिण मध्य रेलवे है ये इसका मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद आपका कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश कोई नहीं बोलेगा, तेलंगाना इसका सही जवाब है। ठीक है, तेलंगाना में है सिकंदराबाद। ठीक, तो ये सब पता चल गए। रेलवे में टोटल आपके 18 जोन हैं। कितने हैं? 18 जोन। इन सभी 18 जोन का आपको मुख्यालय पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे मुख्यालय भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर सी इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन डी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की एक वैज्ञानिक संस्था है। क्या है? यूएन की एक वैज्ञानिक संस्था का नाम है आईपीसीसी। ठीक, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आपको फुल फॉर्म वाले सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है WWF का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन देखिए, वर्ल्ड वेब फेडरेशन, अगला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड फेडरेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसको आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा WWF।
इसमें आपको और याद रखना है कि जो WWF इंडिया है, WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद आपको पता ही होगा, चेस चैंपियन है। विश्वनाथन आनंद चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विश्वनाथन आनंद। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रॉ का फुल फॉर्म बताइए। रॉ का पूरा नाम बताना है आपको। तो इसके ऑप्शन देखिए, रीड आफ्टर राइटिंग, बी रॉयल एजेंसी ऑफ वार्सो, सी रीजनल एविएशन विंग, या डी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। इसके आपको जो महानिदेशक हैं या अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। तो अध्यक्ष कौन है? सामंत कुमार गोयल। प्रेजेंट में बता रहा हूँ, सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको आईबी के भी चीफ पूछे जा सकते हैं। तो आईबी के चीफ कौन है? अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है, दोनों आपको पता चल गए। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सामंत कुमार गोयल, आईबी के अरविंद कुमार। और रॉ क्या है? अपनी जो खुफिया एजेंसी है भारत की, उसी का नाम क्या है? रॉ। और आईबी को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, UNHCR किसका संक्षिप्त रूप है? इसके विकल्प देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, अगला है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, अगला यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूजीज, और लास्ट विकल्प है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका जो सही जवाब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। इतना आपको इसमें पता ही रखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। तो ये रिफ्यूजीज़ के लिए है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। प्रश्न है एटीएम का विस्तार क्या है? तो एटीएम, इसमें विकल्प देखिए, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टॉकिंग मशीन, एनालॉग टाइम मशीन। सभी लोग जानते होंगे इसकी फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम खूब पैसा निकालते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म, शायद ही कुछ लोगों को ना पता हो। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आरटीजीएस क्या होता है? तो विकल्प देखिए, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विकल्प बी रियल टाइम गुड सेटलमेंट, विकल्प सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या विकल्प डी रन टाइम ग्रीवियंस सेटलमेंट। तो ध्यान देंगे, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी आपका पेमेंट होता है, मुद्रा का आदान प्रदान होता है, हिंदी वाले, मुद्रा का आदान प्रदान वास्तविक समय में, मुद्रा का आदान प्रदान वास्तविक समय में कौन सी प्रणाली के आधार पर होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के आधार पर होता है। ठीक, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसके विकल्प देखिए, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी ग्लोबल प्राइस सिस्टम, या डी ग्लोबल पीस समिट। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, सबके मोबाइल में होगा जीपीएस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप कहाँ पर हैं, आपका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, उसी जीपीएस उसी आधार पर काम करता है और एग्जैक्ट लोकेशन आपकी प्रोवाइड करा देता है। इसको कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है, प्रदूषण में जो सूचकांक है एसपीएम, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसके विकल्प देखिए, सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, या सी सॉल्युबल पार्टिकल मेथड, या डी सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ध्यान देंगे, जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, उसमें धूल के कण होते हैं।
क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, धुआं होता है, एरोसॉल जिसको कहते हैं। तो ये सब जो धूल के कण होते हैं, इन्हीं को दो फॉर्म में मेजर किया जाता है। एक को कहते हैं PM2.5 और एक को कहते हैं PM10। क्या कहते हैं? PM10। यहाँ पर जो PM है इसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। क्या है PM? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अब PM2.5 का क्या मतलब होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो PM2.5 का मतलब ये होता है कि जो भी आपके धूल के कण हैं, जो भी हवा में, उनके कणों का व्यास अगर 2.5 माइक्रोमीटर इतना तक हो जाए तो उन कणों को क्या कहते हैं? PM2.5 या PM2.5। ऐसे ही PM10 का मतलब हुआ 10 माइक्रोमीटर व्यास तक के कण अगर हवा में मौजूद हैं, तब उसको जो धूल के कणों की सांद्रता है तो उसको बताया जाएगा PM10 के रूप में। तो ये हो गया आपका, ये जो मेजरमेंट है पोल्यूशन का, एयर क्वालिटी का, PM2.5 और PM10, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब एक सवाल उठता है कि PM2.5 और PM10 सुरक्षित कब होता है? तो इसका जो लेवल अगर PM2.5 का 60 है और PM10 का लेवल अगर 100 है तो इसको सुरक्षित माना जाता है। तो PM2.5 अगर 60 है और PM10 अगर 100 है, तब हम इसको वायुमंडल में सुरक्षित मानते हैं, मतलब कि हवा जहरीली नहीं है, ठीक है। तो ये इसको माना जाता है। अब हम देखते हैं इसका, तो ये हो गया PM2.5 और PM10 दोनों का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो ये रहे आज आपके 30 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। RRB NTPC का एग्ज़ाम निकालना है तो बिल्कुल आपको रिवीजन करना है मेरे साथ। मैं डेली आपको इसके 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और एग्ज़ाम तक हम अच्छी तैयारी करने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्रेजी MG ट्रिप्स को, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो जाए।